चलो जी पहले टेस्ट देख लो अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रैंडम सैंपल, मतलब वो जो हम रैंडम सैंपलिंग करते हैं ना, ये टाइप्स की बात हो रही है। वेयर एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज एन अनइक्वल चांस, ये तो गलत होगी बात। और दूसरा, इट कैन बी कम्बरसम वन सैम्पलिंग फ्रॉम अ यूजुअली लार्ज टारगेट पॉपुलेशन, ये बात ठीक है। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसका डेल्टा ऑप्शन बना। फिर a sample of 100 employees of the entity that a mean weight 170 pounds with the standard deviation 5. Which of the following sample size will result in the confidence interval plus minus 3 pound for this 99% confidence interval? यहां से पता चल रहा है कि वो सैंपल साइज पूछ रहा है आपसे, और सैंपल साइज का फार्मूला होता है n is equal to z alpha by 2 sigma over e होल का। अब इसमें 99% है तो इसका मतलब है 2.58, और सिग्मा यहां पर कितना है 5, और डिवाइडेड बाय ई कितना है, क्योंकि होता ये प्लस माइनस ही है, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है तो इसलिए प्लस लिखे माइनस लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना आंसर आ गया 90। फिर लिखा हुआ है विच क्लस्टर सैंपलिंग के बारे में वो कहता है कि इट इज अ टाइप ऑफ मल्टी स्टेज सैंपलिंग। ये बात ठीक है या गलत है? अगर आप देखें तो उसने ये लिखा हुआ है मल्टी स्टेज और स्ट्रैटाफाइड के साथ, है ना, क्लस्टर और मल्टी स्टेज के साथ ये बात लिखी हुई है कि ये किसकी टाइप है। उसके बाद इट इज यूजफुल व्हेन ऑल द डाटा ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशन आर नॉट गिवन। ये मल्टी स्टेज की डेफिनेशन, अगर आप वो आईकैप की किताब जाकर देखें ना तो ये एज इट इज आईकैप की किताब की लाइन है। तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक हुई? ओनली वन इज करेक्ट। Which of the following statement question of null hypothesis in case population mean is both cases is 36? कहता है सबसे पहले उसने लिखा कि h1 h0 हमारे पास है mu is equal to 36। अच्छा ये तो हो ही नहीं सकता ना, मतलब क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें साइन, क्योंकि h0 के अंदर हमेशा इक्वल का साइन आता है, वो है ही नहीं। तो अगर पॉसिबल है तो 1 पॉसिबल है, और वैसे भी उसने कहा कि पॉपुलेशन मीन इज 36, तो ओनली 1 इज करेक्ट, दूसरा पॉसिबल ही नहीं है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट रिगार्डिंग द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन? कहता है सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज नॉट अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, गलत। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज द सेम एज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन, ये भी गलत है। जो इसका मीन वो सिग्मा एक्स बार जो बराबर होता है ना, वो सिग्मा ओवर एन अंडर रूट के बराबर है, म्यू एक्स बार म्यू के बराबर है। मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन इज इक्वल टू पॉपुलेशन मीन, बट स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट इक्वल टू पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। फिर ये एक दफा सवाल पेपर में आ गया कि सैंपल साइज 2 है और वो हाफ के बराबर है, तो मतलब सिग्मा ओवर अंडर रूट एन। वो यहां पर भी कभी कभी वेरिएंस के बारे में, वेरिएंस का बराबर होता है सिग्मा स्क्वायर ओवर 2, वो हाफ के बराबर हो जाता है, अदरवाइज ये किसी के बराबर नहीं होता, इसका अपना ही फार्मूला है। Which of the following statements true about population? कहते हैं it is a desired to consider all the population in an observation. In an observation we consider all of the population. ये बताएगा। देखिए जब वो ये लिखा भी हुआ है उसमें आपकी बुक के अंदर, इट इज डिजायर्ड टू कंसीडर ऑल द आइटम ऑफ द पॉपुलेशन या अंडर कंसिडरेशन। ये हमने कहा था कि जब वो पूरा ग्रुप ले लेते हैं जिसके बारे में हमने कंसिडरेशन या इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन एन ऑब्जर्वेशन वी कंसीडर्ड ऑल ऑफ द पॉपुलेशन। ऑब्जर्वेशन में हम सारी पॉपुलेशन कर, वो तो सिर्फ सैंपल लेते हैं, तो ओनली 1 इज करेक्ट। A sample of 100 employees of an entity had mean weight, repeated क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसके अंदर क्या है n चेंज। कितना आंसर आया 11। कंसीडर फॉलोइंग सैंपल्स कॉन्फिडेंस इंटरवल पॉपुलेशन मीन, ये कौन सा है? टी टेस्ट वाला। क्या करेंगे इसमें? एक्स बार भी कैलकुलेटर से पुट करेंगे। कितना है एक्स बार इसका, अगर आपने फाइंड किया हुआ हो, टेस्ट नहीं है आपके पास एक्स बार, और इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे वो 4 वाला है। टी टेस्ट लगाएंगे तो फार्मूला होगा एक्स बार प्लस माइनस टी अल्फा बाय 2 वी एस ओवर एन अंडर रूट। कितना आंसर आ रहा था इसका
चार्ली। इसका गलत है, चार्ली लगाया था। आपने चार्ली लगाया था तो गलत किया हुआ था। Yes, sir. कुछ ने अल्फा लगाया था, जी टेस्ट लगा के वो गलत। जी टेस्ट तो है ही नहीं ना, मैंने चार्ली लगाया था, गलत किया। ये चार्ली सही है। चार्ली इसका सही। अगर टी टेस्ट लगाकर किया हो तो फिर चार्ली ठीक है। फिर उसके बाद 9 क्वेश्चन के अंदर फिर वो कहता है, यहां पर देखिए पॉपुलेशन मीन लेस देन 36 और पॉपुलेशन मीन लेस देन 36, इसमें किस कौन सा सही बनेगा, एच नॉट या पहला स्टेटमेंट या दूसरी? पहली तो गलत है और दूसरी सही पॉसिबल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एच नॉट कुछ भी लिखा जा सकता है, एच नॉट इक्वल, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू लिखा जा सकता है, लेकिन मेन मसला होता है H1 का। H1 H नॉट में इज इक्वल टू आ जाए तो उधर ग्रेटर देन भी आ सकता है, लेस देन भी आ सकता है। ग्रेटर देन भी आ सकता है, लेस देन भी आ सकता है, नॉट इक्वल टू भी आ सकता है, लेकिन हमने किसका बनाना है, मीन लेस देन का। तो मीन लेस देन तो होता ही H1 है, क्योंकि इक्वल का साइन तो उसमें है नहीं। अगर ये डिफाइंड है तो ये कुछ भी लिख दो, तो इसमें ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। फिर which are the statement about population parameter? It is a numerical value from population, it is numerical value from sample, only one is correct. Question number 11 में लिखो, which of the following statements about sampling distribution of mean? The standard deviation of sampling distribution mean is called standard error. Standard deviation of the sampling distribution is called standard error of mean. 3% मैंने तो नहीं स्टेटमेंट किया। नहीं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, सिर्फ स्टैंडर्ड एरर नहीं, जो स्टैंडर्ड एरर होता है ना, सिग्मा ओवर। देखें जो स्टैंडर्ड एरर है ना वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। नजर आ रहा है ना? और जो होता है ना स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, इन दोनों में ये इतना की फर्क है, पेपर में देख लेना वो क्या कह रहा है, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। तो किसके बराबर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। ठीक होगी बात? ये होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ, और ये होता है स्टैंडर्ड एरर अकेला। अगर स्टैंडर्ड एरर की बात होगी तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आप बात करो स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन की तो उसका क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन। अब इसमें बताओ कि उसने क्या पूछा, वो कहता है व्हिच आर द स्टेटमेंट अबाउट सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, तो फिर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन, फिर वो लिखा हुआ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन इज द सेम एज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। ये भी गलत है, तो बोथ आर नॉट करेक्ट। लेकिन अगर ये यहां पर होता ना स्टैंडर्ड ऑफ मीन तो फिर पहली स्टेटमेंट ठीक होती। तो ये पेपर में देख लेंगे कि स्टैंडर्ड ऑफ मीन है या सिंपल स्टैंडर्ड एरर है। उसके बाद कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, क्लेम है पॉपुलेशन पी, ये किसका होगा, ये एच नॉट है या एच वन है, एच वन। इसका मतलब है एच नॉट हमारे पास हो गया P इज इक्वल टू 0.7 और H1 हो गया P लेस देन 0.7। अब अल्फा कितना है इसमें, 10%। Z किसके बराबर होगा, P हेड या P बार माइनस P ओवर अंडर रूट PQ ओवर, यही फार्मूला है ना। P हेड उसको कहते हैं जो सैंपल की इंफॉर्मेशन होती है, जो क्लेम होता है ना वो पॉपुलेशन का होता है, क्लेम अबाउट पॉपुलेशन होता है। सैंपल का P कितना है उसने वैसे ही बताया हुआ 0.684 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.3 डिवाइडेड बाय n कितना है 30, मोर देन 30 है ना, 30 तो हुआ ना। अब इसका आप Z फाइंड कर लें, Z की वैल्यू आ जाएगी 0.7 मल्टीप्लाई बाय 3 PQ। कभी कभी ऐसा हो जाता, तो आ सकता है माइनस में, इसमें कौन सी बुरी बात है।
माइनस 0.191। अब अल्फा कितना है 10%। 10% में क्या वैल्यू, वन टेल है, 1.6 वन टेल है, तो वन टेल को देखने का क्या तरीका होता है, 0.5 माइनस अल्फा, अल्फा है 0.1, 0.4 आ जाएगा। 0.4 मेरे ख्याल में 1.28 होता है शायद, 1.28। अब 1.28 से लेस सारी लेस है ना, तो 1.28 से लेस सारी वैल्यू रिजेक्ट करनी है। तो बताओ ये वैल्यू रिजेक्शन रीजन में आ रही है या एक्सेप्टेंस में? भाई यही होगा ना हमारे पास कि जब हम बनाएंगे टेबल, वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 1.28, माइनस 1.28, क्योंकि लेस देन है तो नेगेटिव, ग्रेटर देन तो पॉजिटिव। अब हमारे पास ये रिजेक्शन रीजन और ये एक्सेप्टेंस रीजन, हमारी वैल्यू किस में फॉल कर रही है? हमारी वैल्यू कौन सी है? हमारी वैल्यू माइनस 0.191। हमारी वैल्यू क्या है? माइनस 0.191। बताओ किस में फॉल कर रही है? इसके अंदर है, इसी में फॉल कर रही है ना हमारी वैल्यू, इसके अंदर फॉल कर रही है, क्योंकि ये है टेबल की वैल्यू, ये सारे रिजेक्ट, ये सारे एक्सेप्ट, तो माइनस 0.191 वो इस एरिया में फॉल कर रही है, तो ये एक्सेप्टेंस रीजन है। ग्रेटर देन हो तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, लेस देन हो तो H1 को ही देखना है सारा, H1 इज नॉट इक्वल टू द टोटल, ग्रेटर देन है तो पॉजिटिव, लेस देन है तो नेगेटिव। तो इसमें अब आप देख लेते हैं, वो कहते हैं कैन नॉट बी डिटरमिन बिकॉज लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज नॉट गिवन, गिवन है फाइंड कर सकते हैं। कैन नॉट बी डिटरमिन बिकॉज सैंपल साइज इज नॉट गिवन, वो भी गिवन है। एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है? एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है। Which of the following statement is correct about random sample? It is bias free sample where every member of the population has equal chance of selection. फिर वो कहता both are correct हो गई है, both are correct. Which of the following statement about normal distribution? हमने पढ़ा हुआ तो देख लेते हैं। Both tail of the distribution approach and meet the horizontal axis at a finite level but high value, गलत। आपने एक asymptotic प्रॉपर्टी पढ़ी होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या होती है वो? ये asymptotic प्रॉपर्टी है ना कि नॉर्मल कर्व गेट्स क्लोजर टू क्लोजर अलोंग एक्स एक्सिस बट कैन नेवर मीट इट। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि नॉर्मल कर्व मीट करती है एक फिनिट लेवल पे, नहीं, ये गलत हो गया। फिर लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन लीड टू फ्लैटर कर्व, देखो अगर आप लोगों का मीन चेंज हो ना तो नॉर्मल कर्व ऐसे शिफ्ट होना शुरू हो जाता है, मीन चेंज हो। अगर स्टैंडर्डेशन कम या ज्यादा हो ना तो आपके जो नॉर्मल कर्व है शिफ्ट नहीं होती, बल्कि उसकी विड्थ कम या ज्यादा हो जाती है। ये जो आपको इसके दरमियान में स्पेस नजर आ रही है, ये सारा स्टैंडर्डेशन है। अब अगर स्टैंडर्डेशन कम होगा तो ये कर्व यानी क्लोज होती जाएगी, अगर स्टैंडर्डेशन ज्यादा होता जाएगा तो ये वाइडर होती जाती है, फ्लैटर होती जाती है। तो वो कहते हैं कि स्टैंडर्डेशन अगर कम होगा तो ये क्या हो जाएगी, कम होगा तो ये फ्लैटर होती जाती, फ्लैटर नहीं नैरो होती जाती, स्टीपर, स्टीपर। और अगर स्टैंडर्डेशन बढ़ता जाएगा ये फैलती जाएगी। तो इसमें वो क्या कह रहा है, कहता है स्टैंडर्डेशन अगर हम कम करते हैं तो ये फ्लैटर है, तो गलत है सही है? गलत है, तो ये दोनों गलत हुए, बोथ आर नॉट करेक्ट। फ्रॉम द गिवन फिनिट 100 to 10 to 100 हो गया, ये क्या आंसर आएगा? 216 आ रहा है ना? 68.8 सर अगर वो हम फर्स्ट वाले ने सेकंड वाले को रखते हैं ना फिर ये आ रहा था, और फर्स्ट वाले को रखे तो मोर है ऑप्शन। अच्छा ये भी होता है कि अगर पेपर में भी ऐसा कर लेता है कि अगर दोनों आपने आंसर पुट किए तो अगर पहले ही करते हैं, पहले को डिवाइड करें, अगर वो आंसर इन केस नहीं है तो सेकंड को चेक कर दिया जाता है, 216 फिर आएगा। ये प्लस माइनस 1 सिग्मा में आ गया, इसका आंसर क्या है?
11 है। फिर which of the standard correct about sampling distribution? The mean of the sum is the same as the इसका 11 तो नहीं है। इसको छोड़ और सर इसका देख लेते हैं। सर इसका 90% है, प्लस माइनस 1 है और 5 है, तो सवाल क्या हो जाएगा, z अल्फा बाय 2 कितना है? 90 90% है तो 1.65, 645 या 65 मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा 5 है ओवर 1 होल का स्क्वायर, कितना आ गया? 68। नेक्स्ट, तो आंसर आप ना यहां पर अपने को बना लें। सैंपलिंग द मीन ऑफ द सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम एज द मीन ऑफ पॉपुलेशन, ये ठीक है। सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी ठीक है क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है। बोथ आर करेक्ट। Which of the following statement is correct regarding sampling distribution? The sampling distribution mean is a normal distribution, ये भी ठीक है, और mean of the sampling distribution is the same as the mean of the population, दोनों ठीक है। जी, उसके बाद है which of the following are correct regarding random sample? bias free होता है, ये भी ठीक है। It is not suitable for investigator who are interested in issue related to the subgroup, ये सही स्टेटमेंट है, दोनों सही स्टेटमेंट है, both are correct। फिर ये काई स्क्वायर का सवाल है, ये सिंपल आपने काई कितना, चले ठीक होगी बात। चले जी, अब आ जाए वापस फाइनेंस के ऊपर। फिफ्टी वन में ही आपको मसला आ गया, होना तो नहीं चाहिए। अवैस हैज सेविंग 1.2 million and he invests at the rate of 12% compounded quarterly. Yasser has saving 1.8 million, 10% annually. In how many years Awais has more than the Yasser? पहले तो यहां पर ये तो ऐसे कॉमन सवाल था, अवैस और यासिर यही है। अवैस के पास कितने पैसे हैं और यासिर के पास ऐसा ही है, और रेट कितना है अवैस का? 12% क्वार्टरली, और इसका रेट 10% एनुअल। डन, टाइम हमने फाइंड करना। कहते पहले बताएं पैसे किसके ज्यादा है? यासिर के, लेकिन कंपाउंडिंग और रेट किसका ज्यादा है? अवैस का। इसका मतलब है अभी तो अवैस के पैसे कम है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा क्योंकि अवैस के पैसे एक तो रेट भी ज्यादा है, उसमें ज्यादा अमाउंट ऐड हो रही है हर दफा, और ऊपर से कंपाउंडेड क्वार्टरली भी है, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन अवैस और यासिर के पैसे बराबर हो जाएंगे। जिस दिन बराबर हो गए उसके अगले दिन अवैस के पैसे बढ़ना शुरू हो जाए, क्योंकि उसकी फ्यूचर वैल्यू उस दिन ज्यादा हो गई और फ्यूचर उसकी तो रेट भी ज्यादा है और कंपाउंडिंग भी ज्यादा है। तो हम क्यों ना ऐसा इन दोनों के एस रखकर हल कर लें बराबर, क्योंकि बराबर आकर हल कर देंगे, जिस दिन बराबर हुए उससे अगले टाइम पर वो बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इसका एस का फार्मूला क्या बनेगा? इसका 1.2 1 प्लस 0.12 डिवाइड बाय 4 की पावर 4n इज इक्वल टू 1.8 इंटू 1 प्लस 0.10 की पावर n। एक तो यह है कि इसको सॉल्व फॉर x कर सकते हैं। अगर आपका सॉल्व फॉर x नहीं होता तो फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फिर हल कर लिया करो, क्योंकि आपको कैलकुलेटर में लिखते हुए भी परेशानी कभी कभी हो जाती है। नहीं हो रहा था? नहीं सर, यहाँ ये नहीं हो रहा सर, सिंपलीफाई करके नहीं हो रहा। अब देखिए, अभी हम कर लेते हैं। आप इसको उधर जाकर डिवाइड कर सकते हो, 1.8 को 1.2 पे डिवाइड करो, इसको मैं लिख सकता हूं 1.03 की पावर 4n, 1.5 इंटू 1.10 की पावर n। ये बात हमें लगी। अब कैलकुलेटर में पुट करो अगर होता है तो, लेकिन यहां पर कैलकुलेटर में पुट करते वक्त ना 1.5 के बाद ब्रैकेट नहीं लिखनी, मल्टीप्लाई करके फिर ब्रैकेट लिखनी है। मल्टीप्लाई का साइन लाजमी लिखना है। मतलब आपके कैलकुलेटर में जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है ना, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में हो, मल्टीप्लाई का साइन लिख के करना है।
17.68 आएगा शायद। सर वो भी 1 नहीं आ रहा सर 1.13 है नहीं 1.13 नहीं आएगा। चलिए लॉग ले लेते हैं, आसान जिंदगी। लॉग लेना आता है यस पक्का? देखिए लॉग लिया 4n log 1.03 is equal to log 1.5 plus n log 1. आ गया ना, वो आ जाना था, वो कैलकुलेटर में पुट करते वक्त कभी कोई परेशानी होती है। 17.16 ये लॉग समझ लगी कि जो मैंने अप्लाई किया। लॉग के अंदर जब दो मल्टीप्लाई हो तो दरमियान में प्लस हो जाता है, पावर पहले आ जाती है। लॉग में अगर मल्टीप्लाई का साइन आ जाए तो क्या लिख देते होते हैं प्लस, पावर आ जाए तो उसको पहले लिख देते हैं। यहां पर जब मैंने log 1.5 लिखा तो आगे मल्टीप्लाई का साइन था, मैंने प्लस लिख दिया। फिर अब तो सिर्फ n सिंपल फाइंड करना है। अब आपके पास 4n log 1.03 तो कैलकुलेटर पे आ जाएगा ना, 4 डिजिट लिखते होते हैं log के। 0.0128 is equal to log 1.5 17 प्लस n इंटू 1.1 का log 0.0413। चलो जी n वाले एक साइड पे कर दें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें। (0.048n minus 0.0413n is equal to 0.1760। इनको आपस में डिवाइड माइनस करें, कितना आता है? 0.048n minus 0.0413n, 6.7 तो उसको खत्म करो ना, माइनस 3। 0.0067 n is equal to 0.1760, तो उधर डिवाइड आके n आ जाएगा। 17.6 अप्रोक्सीमेटली 18 ईयर्स। ये आपका आंसर आ गया। नहीं आया लेकिन तरीका यही है, या तो लॉग लेकर कर लेना या फिर कैलकुलेटर से भी आ रहा है। अब अगर जिसके कैलकुलेटर से नहीं आंसर आ रहा ना, वो एक और तरीका कार करके देखिए, यहां पर माइनस लिखकर देखिए, इक्वल की जगह पे माइनस लिखकर हल करें, शायद आ जाए। कि अगर जिसका नहीं आ रहा, जिसका आ रहा है तो वो तो ओके हो गया ना, लेकिन सिंपलीफाई करने के बाद पुट करना, फिर जल्दी हो जाएगा। क्या हुआ? 26 आ रहे हैं जो वाला सॉल्व करें। नहीं, ये किसी जगह आपने 26 नहीं आता 17.68 ही है। वो किसी जगह आपने 26 कर दिया है, मतलब कहीं 1.03 या कोई वैल्यू आगे पीछे लिख दिया। सिर्फ इक्वल की जगह माइनस लिखना है, बाकी वैसे ही। मतलब इस जगह पे ये थोड़ा सा सिंपलीफाई करके ना, ये 0.12 को 4 पे जो डिवाइड किया वो 0.3 ही आ रहा है या 0.3 आ रहा है? 0.12 डिवाइडेड बाय 4 0.12 डिवाइडेड बाय 4 0.03 आ रही है ना? 0.03 0.03 है या 0.3 है? हाँ ठीक है, तो ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखें फिर। इसका आंसर 17.68 ही है, तो क्योंकि 17.68 के ऊपर वो बराबर होता है, फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू व्हेन द रेट ऑफ द इंटरेस्ट चेंज। हाउ मच शुड Tom invest today in a fund able to withdraw 15,000 at the end of every 3 months? Quarterly हो गया, for a period of 6 years. The money in the fund is expected to grow 4.8% compounded quarterly first 2 years and 5.6 compounded quarterly for the next 4 years. अब इसमें सवाल क्या है? वो कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू हमने फाइंड करनी है। फॉर एवरी मंथ उसने आर भी दे दिया,
अच्छा, अगर ये एवरी मंथ ना होता तो ये सवाल होता कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल हम पी फाइंड कर लेते, क्या फार्मूला लगाना था, लेकिन इसमें सवाल क्या है, एनुटी का। अब एनुटी के अंदर भी दो रेट है, और ये सवाल अब भी आता है, लेकिन इसमें वो सवाल कुछ और पूछता है। दो तीन सवाल वो बड़े कमाल पूछ रहा है। एक तो इसको मुझे भूल ना जाए वो मैं आपको बता देता हूँ। पेपर में सवाल दो तरह से आ सकता है आपको, ये जो मैं अभी बताने लगा हूँ। एक सवाल ये है कि वो कहता है जनाब एक स्कूल का जो रेवेन्यू है ना, स्कूल का रेवेन्यू आज 5 मिलियन है, ठीक है। कहता है हर साल जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं ना वो 5% इंक्रीज करते हैं, और फीस भी 5% इंक्रीज करती है। ये वो पैराग्राफ में बताया होगा। कहता बताओ 10 साल के बाद स्कूल का रेवेन्यू क्या होगा, आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स स्कूल का रेवेन्यू क्या होगा। तो इसका तरीकाकार क्या है भला, 5 into 1 plus 0.05 की पावर 10 into 1 plus 0.05 की पावर 10, 1 प्लस परसेंटेज लगाना है ना हमने, 10 सालों के लिए 10 पावर आ जाएगी। तो ये हमारा 10 फीस की वजह से भी परसेंटेज बढ़ानी है और स्टूडेंट्स की वजह से भी बढ़ानी है, दोनों साथ ही फैक्टर लग जाएंगे। अब ये सवाल एक स्टूडेंट को आता है, दूसरा याद करके जाता है, तो आई कैप सवाल चेंज कर देता है। अब दूसरा सवाल आई कैप का यही देखो किस तरह से होगा। वो कहता है जी आज जो रेवेन्यू है वो 5 मिलियन है। कहता है हर साल 5% स्टूडेंट बढ़े, 5% फीस बढ़ी। बताओ 10 साल पहले कितना रेवेन्यू था। सवाल दोबारा सुने, ये सवाल क्या था, आज 5 मिलियन है, 10 साल बाद कितना होगा। वो कहते हैं आज 5 मिलियन है, 10 साल पहले कितना होगा। तो 10 साल पहले के लिए क्या फाइंड करेंगे, पी। तो तरीकाकार फिर क्या होगा, अगर वो 10 साल पहले का पूछेगा डिवाइड करते कि 1 प्लस 0.05 की पावर 10 इंटू 1 प्लस 0.05 की पावर 10, यानी आज से 10 साल बाद का पूछेगा तो फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई, और अगर पहले का पूछेगा तो प्रेजेंट वैल्यू। ये सवाल पेपर में रिपीटेड क्वेश्चन है, 13%, जो भी आ रहा है। अब इस सवाल के साथ क्या करोगे, अब ये किया होगा, कैसे किया पता। 2 साल का पॉइंट किया 4 साल। हाँ, ये नहीं समझ आ रही थी 4 साल वाले को डिस्काउंट करना था, पीछे ले जाना था, 2 साल वाले को। आपके पास टोटल कितने साल हैं, 6 साल, 0 से लेकर 6 साल। पहले कितने सालों में रेट गिवन है, कितना, 4.8% क्वार्टरली। 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 2 साल के लिए, और अगले 4 साल के लिए 5.6% क्वार्टर, और 15,000 आ रहा। ठीक है, इसके दो तरीके हो सकते हैं क्योंकि रेट दोनों में डिफरेंट है। अब पहला तरीका तो यह है कि आप यहां पर इस टाइम का पी फाइंड करें, और इस टाइम का भी, इसका जो पी है वो तो यहां तक आएगा, और इसका जो पी है वो यहां पर आएगा। इसका जो पी है वो तो सीधा सीधा आ जाएगा 2 साल के लिए, यानी पी का एक फार्मूला हम लगाएंगे, पी इज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आई ओवर 4 की पावर माइनस 4n ओवर आई ओवर 4। ये हमारे पास एक पी आ जाएगा। जो भी पी आया, जो इसका पी आएगा, जो यहां पर इसको एस रखकर कंपाउंड इंटरेस्ट के जरिए पी लाएंगे, और वो रेट यही वाला इस्तेमाल होगा 4.8, क्योंकि जिस टाइम का रेट है, जिस टाइम से आपकी वैल्यू मूव करेगी उसी यानी टाइम का रेट इस्तेमाल होना है। जैसे अगर सपोज दैट आपकी वैल्यू यहां से यहां तक आई तो तब तो ये रेट था, आपने यहां से यहां तक फाइंड किया पी, अब वो वैल्यू तो खत्म हो गई, अब उसके ऊपर एक वैल्यू सिंगल बन गई, तो अब हमने इसको 0 पे लाना है। तो 0 पे लाने के लिए इसको ऐसे रखकर पी फाइंड करेंगे, लेकिन फार्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का, और रेट 4.8% ही इस्तेमाल होगा। पहले ये आंसर बता दे कितना आ रहा है, 11,377,0। अब पहले इसका भी पी फाइंड करें, पी इज इक्वल टू 15,000 इंटू 1 माइनस 1 प्लस 0.056 डिवाइड बाय 4 की पावर
-4 into 4 over 0.056 divided by 4। तो P फाइंड कर ले। टू वन थ्री सिक्स डबल 2 1 थ्री सिक्स डबल डबल। अच्छा अब ये क्या 0 पे आ गया है? नहीं, ये तो आपका आया 2 पे। अब इसको 2 साल के लिए वापस ले जाए, तो 2 साल के लिए जब हम वापस लेकर जाएंगे तो इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगेगा। तो क्या करेंगे जनाब, इसको डिवाइड कर देंगे 1 प्लस 0.048 डिवाइड बाय 4 की पावर 4 into 2। तो ये जो आंसर आएगा ये वाला और ये वाला हम आंसर प्लस कर देंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अगले 4 सालों की किस्तों की ये प्रेजेंट वैल्यू होगी और इस 2 सालों की ये प्रेजेंट वैल्यू है, तो दोनों को प्लस करके हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। सर ये डायरेक्ट तो हो सकता था कि ये वाला फैक्टर और फिर उसके साथ मतलब 15,000 से आगे जाके हम फैक्टर आप कहते हो फैक्टर लगा देंगे, तो फैक्टर में ना वो जो इंस्टॉलमेंट है, वो जो इंस्टॉलमेंट हमने पी फाइंड किया है उसके लिए जो रेट एक ही इस्तेमाल हो जाता है, इसके ऊपर 2 रेट इस्तेमाल होने। नहीं, मैं वो पूरा फैक्टर कह रही हूँ, जो आपने 15,000 के बाद लिखा है ना, वो पूरा इसके साथ लिख देते तो फिर हो सकता था। नहीं आप वो कहते हैं सक्सेसिव कंपाउंडिंग वाला, नहीं वैसा नहीं करना, एनुटी में ऐसा नहीं करना, 1943 जो भी आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 रिपीटेड हो गया। इसमें कौन सा आंसर है इसका भला? कंपाउंडेड एन। फिर उसके बाद ये प्रोजेक्ट वाला सवाल भी रिपीटेड है। कितना आंसर है इसका? ये हो गया था आपका। क्या करना है, इसको पहले आपस में माइनस कर देना है, फिर उसको सॉल्व फॉर एक्स कर लेना। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली द वैल्यू ऑफ ये भी रिपीटेड है। वो माइनस में इशू आ रहा है इसमें। किस में माइनस? माइनस बेस में माइनस करके और किस तरह बनाना है इसमें? देखो ना, पहले साल की वैल्यू पहले साल में से माइनस कर दे, दूसरे साल की वैल्यू दूसरे साल में से, इस साइड रखना है कॉस्ट वाली जिधर मर्जी लिख दें, दरमियान में बराबर आ जाएगा ना, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपने एक वैल्यू एक कंपनी एक साइड पर रखनी है, दूसरी कंपनी दूसरी साइड पर लिखनी है, फिर आप जिस वैल्यू को जिधर लेकर जाएंगे 1 में से 1 ही माइनस करेंगे ना, ईयर 1 में से ईयर 1, ईयर 2 में से ईयर 2, वो साइन ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। Salim borrowed 500,000 from the bank, simple interest 9% for a period of 3 years. The principal is payable in equally monthly installment along with the interest. Which of the following statement is correct? अच्छा, इसमें ना क्या होगा, नीचे 4 स्टेटमेंट गिवन होंगी कि इसका इंटरेस्ट इतना बनता है, इसकी फ्यूचर वैल्यू इतनी बनती है, फिर उस हिसाब से हम जो नीचे ऑप्शन में लिखा होगा ना, उस हिसाब से हमने अपना आंसर दे देना। बस इस बात का ख्याल रखना है कि यहां पर क्या लिखा हुआ है, 9% पर मंथ। ठीक है, ये 9% नहीं होगा, होगा कम, या फिर ये पर एनम होगा, क्योंकि 9% पर मंथ होगा तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो कहीं और चला जाएगा। ये नहीं हुआ। नहीं, इसमें ना वो सवाल की स्टेटमेंट में इशू है, स्टार्ट स्टेटमेंट जब सवाल होगा तो सही होगा। Tahir is planning to invest a scheme whereby he would required to invest 200,000 annually at the start of the year for 5 years, interest 8%. What amount received at the end of 5th year? अब मुझे ये बताएं कि इस पे पहले लगेगा कौन, क्या एनुटी लगेगा, परपेचुअल या कंपाउंड लगेगा? एनुटी लगेगा, फैक्टर भी लगेगा, ड्यू लगेगा, एनुटी ड्यू। स्टार्ट कुछ बच्चे ना यहां पर आकर फंस जाते हैं, कहते हैं एट द एंड ऑफ 5th ईयर। आपने इंस्टॉलमेंट को देखना है, इंस्टॉलमेंट अगर साल के एंड पे है तो एनुटी ऑर्डिनरी है, और अगर इंस्टॉलमेंट एट द स्टार्ट है तो एनुटी ड्यू। पैसे तो चाहे दोनों एनुटी के एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड ही मिलते हैं। 5 साल के लिए है ना आपकी एनुटी, चाहे एनुटी ड्यू है चाहे ऑर्डिनरी एनुटी है, पैसे कब मिलने हैं? एट द एंड ऑफ 5th ईयर। तो एनुटी ड्यू और ऑर्डिनरी का पता कैसे चलता है? एट द स्टार्ट और एट द एंड। स्टार्ट यानी इंस्टॉलमेंट से, इंस्टॉलमेंट कब पे कर रहे हो, ये हो गया था। यस। चले जी 58 में हो गया 6 लाख इन्वेस्ट किया, 9 मंथ रिसीव किया इंटरेस्ट, आई इज इक्वल टू पीआरटी, ये भी हो गया होगा, ये रिपीटेड है। आईआरआर वाला भी हो गया। 59 सर
सर 59 का उसमें 4696 ये पर मंथ है ना, ये मंथली है। ये सवाल किया हुआ है हमने, पहले भी आया हुआ है। 5 लाख का एस फाइंड करेंगे कंपाउंड के जरिए और 25,000 फाइंड करेंगे एस एनुटी के जरिए, और ये आई जो है ना कंपाउंडेड मंथली के साथ लगाएंगे। सर हमारा 46 आ रहा है, 47 नहीं, कल सवाल ये किया है, कल भी सवाल किया था, ये सवाल है हमारे 470556 ही आ रहा था। चलो जी 61 भी रिपीटेड है, 62 पे आ जाए। If the salesman borrowed 500,000 period of 3 years at the rate of 2% monthly, choose a correct statement. क्या स्टेटमेंट करेक्ट आ रही है? चार्ली, क्योंकि you will pay 3089 as an interest। अब सिंपल इसका वो फाइंड कर ले फ्यूचर वैल्यू, उसका डिफरेंस ले ले। A bank plan to give अच्छा ये ना इसके साथ लिख ले 2% कंपाउंडेड मंथली। वैसे भी ये पर मंथ नहीं है, ये लफ्ज मंथली है। पर मंथ होता तो वो उसको 12 से मल्टीप्लाई करके इसको 24% करते। जब कंपाउंडेड मंथली होता ना तो फिर हमने वैसे नहीं करना होता, फिर तो 0.02 डिवाइड बाय 12 करके वो पावर लेनी है, जो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते हैं। A bank plans to give 300,000 annually for 6 years to his customer। वो प्लान कर रहा है कि जनाब अपने कस्टमर को 3 लाख रुपया दे हर साल 6 साल के लिए। What amount should he ask to his customer to give his facility if the rate of interest 6%? क्या फाइंड करना है उसको? T फाइंड करना है। R दिया हुआ है, P फाइंड करना है। ये हमारे पास 3 लाख आ रहा है और P हमने फाइंड करना है। फिर ये क्वेश्चन रिपीटेड आ गया। A man invests 300,000 and get 500,000 at the end of 7th year. What is the rate of interest first 3 years if the rate of last 4 years 8% bi-monthly? Bi-monthly का मतलब क्या होगा? 24। अच्छा इसका मतलब 6 भी होता है, सेमी एनुअल में तो 2 होता है, 6 का मतलब भी होता है। अगर वैसे तो ये 24 से ही हो जाता है, लेकिन अगर 24 से ना हो, 24n से, तो फिर 6n से होगा, क्योंकि इसके 2 मतलब बनते हैं। बाय-मंथली का मतलब एक होता है कि महीने में 2 दफा, और एक बात है 2 महीने बाद। 2 महीने बाद होगा तो साल के कितने बनेंगे फैक्टर? 6। तो ये भी ख्याल रखना होता है, दिमाग इस्तेमाल करना होता है पेपर। पहले 24 से, मेन 24 ही है इसका मतलब। हाँ जी 65 किसका हुआ है? 65 नहीं हुआ ना, मुझे लगता है नहीं हुआ ना, किसी का हुआ? आंसर भी नहीं था ना। अच्छा इसमें कहते हैं if the present value invested for 7 years is x, find the present value of 5 years if the rate of interest is 7%। अब पेपर में बताया होगा कि ये 7% आपका सिंपल इंटरेस्ट का है या कंपाउंड इंटरेस्ट का है। वेल अब सवाल देखें, कहते हैं आपके पास एक प्रेजेंट वैल्यू है। कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू हुई कैसे? कहते हैं एक अमाउंट यहां पर पड़ी थी 7 साल बाद, हमने उसको यहां पर लेकर आए ना तो वो वैल्यू एक्स आई। ये बात लिखी हुई है बेसिकली। पढ़ो जरा आप सवाल दोबारा। कहता है इफ द प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टेड फॉर 7 ईयर इज एक्स। कहता है अगर आपने कोई वैल्यू इन्वेस्ट की 7 साल के लिए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू एक्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर कोई अमाउंट थी, हमें नहीं पता वो क्या अमाउंट थी, 7 साल बाद लेकर आए तो वो एक्स है। कहता अगर 5 साल बाद होती तो कितनी होती? अगर 5 साल मतलब यहां से 7 साल वापस आए तो एक्स, यहां से 5 साल वापस आते तो कहां वैल्यू होती? तो आप या तो इसका एक तरीका ये है कि ऐसे उठाएं एक्स को, इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लें, फिर इसको यहां पर लेकर आए, या डायरेक्ट 2 साल के लिए इसको उठाकर यहां पर ले आए। एक्स वैल्यू पड़ी है ना 0 पे, हमने ये चेक करना है कि उसका स्टेटस 2 पे कितना है। 7 साल बाद वापस आए तो एक्स है, 5 साल बाद वापस आते तो कितनी होती? मतलब इस यहां से 5 साल काउंट करना शुरू कर दो, तो वो बेसिकली यहां देखना चाहता है कि यहां पर एक्स कितना होता। 0 पे एक्स है तो 2 पे कितना है, तो इसकी फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर लो। अंग्रेजी समझ के करोगे तो उसका क्या तरीका है, पहले उसको 7 पे ले जाओ, 7 के बाद उसकी 5 साल के लिए प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो,
तो अगर आप x को 2 पे लेकर जाना है ना, तो इधर उधर घुमाने की क्या जरूरत है, 2 पे ले जाओ। s इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस i की पावर n, x इंटू 1 प्लस 0.07 की पावर 2, 1.449 जैसा का आंसर आ जाएगा। 1.1 ठीक होगी बात। तो बेसिकली यहां इसमें करना क्या है, हमने सिंपल 0 से 2 पे जाना है, और बस अंग्रेजी में मसला सारा, अंग्रेजी पढ़ के ये थोड़ी सी परेशान कर देता है। हाँ जी, 66 किसका हुआ, हो गया था। अच्छा, इसके ना 2 तरीके हैं। अब जो नया तरीका है ना, उसमें से ये आंसर भी एक दफा ये सिंपल वो कहता है जाफर एंड करीम इन्वेस्ट सेम अमाउंट, जाफर गेट्स 8% एनुअली एंड करीम 10% annually. For the 6 year, the amount of the interest of the Kareem would increase over the 6 year. एक दफा इसको सिंपल इस तरीके से करें जरा, 1.10 की पावर 6 माइनस 1.08 की पावर 6 करें जरा, कितना आंसर आ रहा है, 1.10 की पावर 6 माइनस 1.08 की पावर 6। इसको 100 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 18 पॉइंट। अगर ये आंसर गिवन हो ना पेपर के अंदर, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इसमें तो गिवन नहीं है ना, इसका तो आंसर हम निकालते हैं। अब जो नए सवाल आ रहे हैं ना आपके पेपर में, जो अभी हम तरीका करने जा रहे हैं ना, इस तरीके से आंसर बच्चों का नहीं आ रहा, इस तरीके से आ रहा है। ये क्या किया है, 10% 6 साल के लिए 1.10 की पावर 6 और 8% 6 साल के लिए 1 प्लस परसेंटेज, इनका जो डिफरेंस आ गया वो हमारे पास जाहिर सी बात है चेंज ही आ गया ना, कि 10% 8% से कितना ज्यादा था। और ये सबसे ज्यादा सवाल आपको मिक्स असाइनमेंट में मिलेंगे, 4-5 सवाल ऐसे होंगे जो मिक्स असाइनमेंट में बिल्कुल इसी पैटर्न पे हल हो जाएंगे। लेकिन इस सवाल को कैसे हल करना था, वो कहता है जाफर एंड करीम ने इन्वेस्ट किया 8% के हिसाब से और 10% के हिसाब से 6 साल के लिए। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ करीम वुड इंक्रीज ओवर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट of Kareem would increase 6 year than the amount of जाफिर by। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया कि भाई 100 इन्वेस्ट किया है, P कितना लेट कर लिया, X भी कर सकते हैं, X भी लेट कर सकते हैं। 6 साल बाद दोनों के पैसे चेक कर लेते हैं कितने बने, S इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस 0.10 की पावर 6 और इसका आ जाएगा 100 इंटू 1 प्लस 0.08 की पावर 6। कितना आंसर आ गया, X के साथ क्या होता है, दोनों से 177 पॉइंट, और इसका कितना आ गया 158.6। अब वो पहले परसेंटेज किसकी पूछ रहे हैं, इंटरेस्ट की या अमाउंट की, तो पहले इंटरेस्ट भी तो फाइंड करें ना। इंटरेस्ट कितना आ गया इसमें 77.15 और इसका कितना आ गया, बाकी वही पुराना तरीका, दोनों का डिफरेंस जब इंक्रीज डिक्रीज फाइंड कर, दोनों का डिफरेंस लेकर बेस पे डिवाइड कर दो, दोनों का डिफरेंस लेकर बेस पे डिवाइड कर दो। दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस 18.47 और असल में ये वाली वैल्यू है, ये देखिए। लेकिन अब इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अगर 18.46 है तो ये, अब हम इसको अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड किस में करेंगे, 77.15 मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना 23 पॉइंट, ये भी आंसर नहीं, चलिए सिंपल इंटरेस्ट होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट था, हुआ सिंपल इंटरेस्ट। एक मिनट, एनुअली है बच्चे, इसका 31 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है जी सर, 31.47। आपका ना कैलकुलेटर में मुझे लगता है मसला आ रहा है, क्या 23.9 जो आपने लिखा बोर्ड में। देखिए पहले मुझे ये बताएं, ये आंसर ठीक है आपका, नहीं पहले ये देखिए 18.47 डिफरेंस आ रहा है, कितने का, 18.47 ऊपर नीचे करते हैं। इसको 58 पे डिवाइड करके देखें, 18.47 डिवाइड बाय 58.6
68 multiplied by 100. यही आ रहा है 31.4. हाँ यस। एक के साथ ना दूसरे के अब दूसरे से चेक कर दिया जाता, ये 31 पॉइंट समथिंग। सर ये वाला जो मेथड आपने बताया ये दोबारा बताइए। कौन सा? ये वाला ये वाला सिंपल है, जो परसेंटेज और साल गिवन है ना, 1 प्लस परसेंटेज और 1 माइनस, दोनों की 1 प्लस परसेंटेज करके पावर टाइम लिख लिया, उनका डिफरेंस ले। सर आपने दोनों में 6 साल 6 साल है ना, साल जितना टाइम लिखा तो वही लिखेंगे। हाँ जी 67। आगे तो सवाल आसान है। देयर आर 80% इंक्रीज इन अमाउंट इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट रुपीज 14,000 आफ्टर 3 years एट द सेम रेट। ये भी अच्छा सवाल है। सबसे पहले क्या किया आपने, यहां से रेट फाइंड करना है। कहता है जनाब 8 सालों में सिंपल इंटरेस्ट के साथ वैल्यू 80% बढ़ती है। इसका मतलब है अगर एक P आपके पास X है तो A कितना होगा 1.80। ये वही ये सवाल किया हुआ है हमने इस तरह का। कहता है एक अमाउंट 8 सालों के अंदर 80% बढ़ जाती है। कहता है यही अमाउंट अगर सेम रेट हो तो कितनी होगी, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हो तो सबसे पहले हम यहां से क्या फाइंड कर लेंगे, रेट 10% आ रहा है। रेट अगर 10% आ गया, अब उसने कहा जी कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला आता है P इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1, तो 14,000 P है, 1 प्लस 0.10 की पावर 3 साल है हमारे पास। या तो S फाइंड करके P में से माइनस कर, S करके P माइनस कर दो, 463 या डायरेक्ट कर ले, ये आपकी अपनी मर्जी। डन, नूर समझ लग रही है पक्का? चेहरे से भी लगना चाहिए कि समझ लग रही है या नींद आ रही है। क्वेश्चन नंबर 68, ये तो आसान सा था, हो गया। अच्छा इसमें ना 10 मंथ है, इस बात का क्या रखना है। हमने फिर मंथली करके 10 मंथ करनी। नहीं मंथली क्या करना था, आपने क्या करना था, आपके पास मंथली है ना 12 इंटू 10/12, टाइम की जगह n की जगह 10/12 करना, बस बाकी कुछ नहीं करना। सिर्फ जहां n है वहां 10/12 करना है, क्योंकि साल वहां लिखते हैं ना n की जगह, तो साल कितने हैं 10/12, 12 महीने तो 1 वरना 10/12। चलो मिसेस अहमद bought a sewing machine by paying 50 each month for 10 months beginning from now. If money was 12%, what was the selling price of the machine on cash payment basis? Simple P find करना है। तो इसमें P वाला क्या आ जाना था, 50 into 1 minus 0.12 divided by 12 की पावर minus 12 into 10/12 over 0.12 divided by 12 into 0.12 divided by, ये फैक्टर लग जाएगा, जो आंसर आपका 470। चलो जितना आ रहा है, तरीका यही है। नेक्स्ट साल में सर रेजिड्यू में तो कितने साल में। हाँ जी लिखा हुआ जी कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट विच रिक्वायर्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट 243,000 and it is expected generate cash flow 50,000 each month for 12 months. Assume the salvage value of the project is 0. The target rate of return is 12% per annum. NPV फाइंड करना है। NPV का फार्मूला क्या होता है? NPV बराबर होता है जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, अब इनफ्लो कितना है 50,000 पर मंथ, तो कंपाउंड इंटरेस्ट सीख रहे हैं या एनुअली सीख रहे हैं?
P फाइंड करना है तो एनुटी से P फाइंड करो, वरना 12 फार्मूले लगाने पड़ जाएंगे हमें। तो क्या करेंगे, ए 50,000 है इंटू 1 माइनस 1 प्लस रेट कितना है 1 2 डिवाइड बाय 12 की पावर 12 इंटू 1 ओवर 0.12 डिवाइड बाय माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो 243,000। कॉस्ट आंसर आ गया, 3197 पॉजिटिव नेगेटिव 319 31975 319,756। ओके की बात। नेक्स्ट लिखो जी, इन हाउ मेनी इयर्स द अमाउंट विल बी डबल एट द रेट ऑफ 5% हो जाएगा। Yes. अमाउंट इन्वेस्ट 150,000 एनुअली, क्या चीज होगी ये, आर एट द स्टार्ट फॉर 5th ईयर एट द रेट ऑफ 7%, व्हाट अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड, हो जाएगा ये। बोरो किया 8 लाख, इंटरेस्ट पे किया 650,000 फॉर 4 ईयर 4 मंथ, फाइंड रेट, ये भी हो गया। ये भी अभी क्वेश्चन करके आया जिसका आंसर आपने ये फाइंड किया शायद। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन अमाउंट टू बी रिसीव्ड आफ्टर 7 years at the discounted 7% is x, what would be the present value of the same amount is received after 5 years। ये सेम अभी जो सवाल हमने किया, इसमें भी बताया होगा कि कौन से मतलब उसके साथ करना है। हाँ ना बताया हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट आया ना इसमें, क्योंकि डिस्काउंटेड मोस्टली कंपाउंड इंटरेस्ट में इस्तेमाल होता है। नवीद इन्वेस्टेड 400,000 फॉर 7 years, ये भी रेट वाला है, अगले पिछले रेट वाले। If the rate of interest is 6% compounded quarterly, the perpetuity वाला हो गया, ये तो आपने आंसर भी लगा बीटा। If the rate of interest is 8% per annum compounded monthly, the value of perpetuity alpha। Discount rate 4% है, present value of x at the end of each year for the next 5 years 3 point क्या हुआ, मेरा 4.4 नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। 5 साल है ना और प्रेजेंट वैल्यू एट द एंड है ना, तो x इंटू 1 माइनस 1.04 की पावर -5 ओवर 0.04, ये करके देख लो अभी। ऐसे ही आ रहा है सर 4.4 सर यहाँ पे 14% आएगा। अच्छा ये 4% नहीं 14% है, ये 14% है। नहीं वो 14% आएगा, 4% तो रेट पर कम होगा। कसूर तो आपका ही ऐसी है जो कर रहे हो। हाँ जी, प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 3 मिलियन, IRR फाइंड करना है, कितना है, नॉमिनल रेट है 9%, कंपाउंडेड मंथली देन इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 18 हुआ। Salik wants save money over a period over years in order to meet the expenses to be incurred on higher education. He has recently invested 5, ये तो वही सवाल है, ये क्या है, 5 लाख इन्वेस्ट किया, ये इसको किसके जरिए जाएगा, कंपाउंड के जरिए फ्यूचर वैल्यू, और 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर एनवी के साथ 8% रेट है, 10 साल बाद कितने, 2 एस फाइंड करो, एक क्वार्टरली इसका एन्युटी के साथ और एक कंपाउंड, दोनों को प्लस कर दो, कितना आंसर आ रहा है 81। चले जी अब हमारे सवाल शुरू हो गया नेक्स्ट, जो आपने नहीं किए, ये कर लिए नहीं, चलो इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं है, ज्यादा सवाल रिपीटेड है, सिर्फ 8-10 नए सवाल होंगे और 5-6 और सवाल होंगे, वो मैंने मिक्स असाइनमेंट के साथ करवाने हैं आपको। मनी borrowed rupees 900,000 from Rani for a period of 4 years and 10 months on simple interest. He paid 750,000 in excess। ये जो 750 है ये क्या है, इन एक्सेस है, और कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करें, आई इक्वल टू PRT। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, तो अभी ना करो, फिर कर लेना, क्योंकि अगर वो सवाल हमने करना है जो आपको समझ ना लगे,
हम रीडिंग करते जाते हैं, सवाल सिर्फ वो करेंगे जो आपको समझ। ये तो रिपीटेड सवाल है, पता है ना, Yes, sir. किया भी हुआ है या अभी करना है शुरू? किसने अभी शुरू करना है? नहीं, वैसे पिछले 80 क्वेश्चन तक किसी ने अभी तक, यानी फाइनेंस को अभी बिस्मिल्लाह करनी हो? चले, ये ना हो कि फिर वो शर्माते हुए बोलेगा भी नहीं ना, वो कहेगा बस वो अगर मैं बोलूंगा तो फिर पता चल जाएगा। चलो ये सवाल अब तो अब आपने ये देखना है, ईमानदारी दिखानी है कि जो सवाल आपको पढ़ के ना समझ लगे तो पूछ लेना, हम इधर ही हल कर लेंगे। समी प्लान टू इन्वेस्ट 8,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। आर आ गया और ड्यू हो गया, ऐसा ही है। Yes. रेट इंटरेस्ट है 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली। मसला खराब हो गया, 3 साल के बाद फ्यूचर वैल्यू बतानी। क्या मसला खराब है? यहाँ रेट सेमी एनुअली गिवन है और ऊपर एवरी ईयर। कोई मसला है इसमें या सवाल बिल्कुल ठीक है? एमन क्या चेंज करेंगे? रेट चेंज करेंगे क्योंकि ये सेमी एनुअल है, इसको एनुअल बनाएंगे क्योंकि आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो एवरी ईयर है और रेट आपका सेमी एनुअल है। अगर ये आपस में मैच नहीं हो रहे, जब भी ऐसा सवाल आ जाता है हम उसको चेंज कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, रेट चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसका आंसर देख ले, रेट अगर चेंज करना है तो करके देख लेते हैं। डायरेक्ट भी हो सकता है इसमें क्योंकि हमें एनुअली चाहिए ना, तो 1 + 0.10 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 - 1 ऐसे भी हो जाता है क्योंकि इफेक्टिव रेट फाइंड करना है ना। आप कितना 10.25% रेट लेकर फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर ले 3 साल के लिए, आपके पास आंसर आ जाए कितना? बीटा। चेंज करने के लिए हर बार हम इफेक्टिव रेट ओ नहीं हो भाई, इसमें सालाना में कन्वर्ट करना था इसलिए इफेक्टिव लगाया है। अगर क्वार्टरली में कन्वर्ट करते तो फिर तो इफेक्टिव होता ही सालाना है ना। Yes. तो आप वो कंपेयर मैंने बराबर आकर इक्विवेलेंट रेट का फार्मूला बताया तो था। इसका ओरिजिनल तरीका कार क्या, कैसे चेंज करते? जो गिवन है वो लिख लो और जो फाइंड करना है एक्स सेलेक्ट कर लो। ये सर हाँ। क्वेश्चन नंबर 69 में भी ऐसे ही था। किसमें? इंस्टॉलमेंट थी 69, 69 जो इंस्टॉलमेंट थी वो मंथली थी और रेट जो है वो एनुअली थी, क्वार्टर। 69 कहां पर लिखा हुआ है? ये पर एनम गिवन है, मैंने आपको बताया भी था जब पर एनम होता है ना, ये मंथली नहीं है रेट, पर एनम है ना। इसका मतलब है ये इस इंस्टॉलमेंट के साथ ही इसका रेट हो। अगर होता ना मंथली कंपाउंडेड मंथली तब ऐसा होता है। 12 मंथ चाहिए तो एक साल। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट? कहता है डिस्काउंटिंग एस्टिमेट्स द प्रेजेंट डे। ये आपकी ना बुक से लाइन उठाई हुई है एज इट इज, तो ये वहां से बुक से भी आप एक दफा देख लेना। वो कहता है डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना। क्या फाइंड करना होता है? प्रेजेंट वैल्यू। कहता है डिस्काउंटिंग एस्टिमेट्स द प्रेजेंट डे इक्विवेलेंट ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लो एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। कहता है डिस्काउंटिंग का जो डेफिनेशन वो लिख रहा है, कहता है डिस्काउंटिंग, बल्कि मैं आपको ना ये बता भी देता हूं, कुछ 2-4 चीजें हैं जो आपने क्यूएम गया भी हो गया। फाइनल असाइनमेंट कैप 3 एडिशनल सवाल। सर ऐसे कब तक हम किधर जाना है? घर बताना है जाना है। उनके इधर ही आ जाए, जल्दी हो जाएगा फ्री। अभी टाइम कितना हुआ है? हाँ 4:30 बजे से पहले फ्री हो। अच्छा, ये कुछ चीजें आपने हाईलाइट कर ले जो आपने अंग्रेजी पढ़ के जानी है। अपनी बुक से या पेज नंबर लिख लेना अगर बुक नहीं है तो। एक तो ये स्टिकी नोट एक दफा लाजमी पढ़ा करें, ऐसे ही कैजुअल, ताकि इसमें से भी कभी कभी
The project is acceptable when NPV is positive. The project should be rejected if NPV is, ये आपको पता तो है सारा, लेकिन फिर भी एक दफा ये एनुटी की डेफिनेशन लिखी हुई है सर ये अरेंज लिखा है इसका क्या? अरेंज एरियर्स का मतलब होता है एनुटी ऑर्डिनरी एट द एंड ऑफ दिस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने सारा बॉक्स पढ़ना है। एनपीवी इन्वेस्टमेंट के बारे में उसने तरीका कार लिखा हुआ है, फ्यूचर वैल्यू एंड डिपॉजिट रिसीट एंड मल्टी। ये स्टिकी नोट के बाद ना आपने 2-4 लाइनें पढ़नी है। ये पैराग्राफ भी पढ़ के जाना है, ठीक है? सिंकिंग फंड वाला भी पढ़ना है, वो तो बस पढ़ भी लिया था आपने। ये थोड़ा सा ये वही चीज लिखी हुई है, ये यहां तक ही पढ़ लेना बस। आईआरआर का पैराग्राफ, परपेचुटी का वैसे पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है, वही बातें लिखी हुई है जो आपको आती हैं, 2-3 बातें, ठीक है ना? परपेचुटी इज द कांस्टेंट एनुअल कैश फ्लो फॉर एवर and into the long term future. It is an annuity in which the cash flow continue forever है। तो ये भी एनुटी की टाइप ही होती है, सीरीज ऑफ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। उसके बाद सिंकिंग फंड के बारे में बस ये 2 लाइनें पढ़नी है, पहले वाली, ये पहले भी मैंने क्या सिंकिंग फंड बता दिया था कि ये बताया था कि जब हमें फ्यूचर में पैसे चाहिए होते हैं, फ्यूचर के स्पेसिफिक टाइम में, तो हम आज से इंस्टॉलमेंट जमा करना शुरू करते हैं, उससे सिंकिंग फंड कहते हैं। एनुटी टेबल का तो करने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ जी, तो ये कर ले तो अच्छी बात है। इसका ये फायदा होता है आपको कि कभी कभी वो बुक से एग्जांपल उठा के देता है, करना है अपने तरीके से, जवाब मैच करना है। अगर सोल्यूशन मैच करने लग जाओगे ना, मतलब तरीकाकार भी वो मुश्किल हो जाएगा। हाँ नहीं, तरीकाकार ये होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी एंड परपेचुटी। ये एनुटी की डेफिनेशन यहां पर लिखा हुआ, ठीक है? इसमें इतना इशू नहीं होगा आपको। मसला है तो यहां पर नेट प्रेजेंट वैल्यू के आपने सिर्फ बस ये एक नजर पढ़ना है, एक दफा पढ़ना है, दूसरी दफा भी नहीं। समझ लग गया ठीक है, ना लगे तो छोड़ देना। एक दफा पढ़ने का फायदा ये होता है कि जब आप पढ़ रहे होते हो ना, यहां से ये चीज, यहां से सवाल बन के आता है, ये सारा इंपॉर्टेंट, ठीक है? Discounted cash flow is a technique for evaluating proposed to decide whether they are financially worthwhile या not। कैसे? अगर NPV पॉजिटिव आ जाती है तो हम कहते हैं वो वर्थफुल है, और अगर NPV नेगेटिव आ जाती है तो हम कहते हैं वर्थफुल नहीं है। फिर IRR के बारे में बिल्कुल वही बात कहता है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसके ऊपर जो हमें कॉस्ट आ रही है, अगर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल IRR से कम है तो ठीक है, रिटर्न हमें इतना मिल रहा है। और अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है, IRR कम है, IRR मतलब जो हमें फायदा होना है, रिटर्न मिलना है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हमें कॉस्ट पड़नी है, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है तो फिर हम नुकसान में चले गए, और अगर IRR ज्यादा है तो फिर हम IRR रिटर्न को कहते हैं। कॉस्ट का लफ्ज़ी मतलब ही क्या है? लागत। यानी ये चीज आपने यहां पर लाजमी देखनी है। इसमें एक ये और बाकी मेरे ख्याल में 2 कुछ देखने की जरूरत नहीं है। चले जी नेक्स्ट आ जाए फिर वापस। यहां पर वो लिखा हुआ है डिस्काउंटिंग एस्टिमेट्स द प्रेजेंट डे। डिस्काउंट में क्या आता है? कहते हैं आज उसकी क्या वैल्यू होगी, किसकी? इक्विवेलेंट ऑफ अ फ्यूचर कैश फ्लो एट अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वही डिस्काउंटिंग का मतलब ही ये है कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना। तो ये ऑप्शन ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय अ डिस्काउंट फैक्टर इज द सेम मल्टीप्लाई द कंपाउंड फैक्टर। ये तो बिल्कुल ही गलत है। वो क्या कह रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो और फ्यूचर वैल्यू फाइंड करो, आंसर बराबर आता है। डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करके क्या आता है पता है? प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंट कर रहे हो, और कंपाउंड फैक्टर से मल्टीप्लाई करके क्या आता है?
अगर बताओ ये क्या चीज के बारे में कह रहा है, ये पहले भी बताया हुआ है, S इज इक्वल टू P into 1 प्लस I over M की पावर Mn। ये जो P के साथ लगा हुआ है ना, ये कंपाउंड फैक्टर है, और S over 1 प्लस I over M की पावर Mn है, ये डिस्काउंट फैक्टर है। इसी तरह जो P के अंदर एनुटी का फैक्टर इस्तेमाल होता है वो डिस्काउंट फैक्टर है, जो S के अंदर इस्तेमाल होता है वो कंपाउंड फैक्टर है। फिर वो कहता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्यूचर वैल्यू। कहता है प्रेजेंट वैल्यू को उल्टा कर दें, रेसिप्रोकल वो फ्यूचर वैल्यू बन जाती है। ऐसा तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं, वरना फिर हम P के फार्मूले क्यों पढ़ते, सिर्फ 1 ओवर फ्यूचर वैल्यू कर देते। प्रेजेंट वैल्यू फेल टू अप्रोप्रिएट लार्ज प्रोजेक्ट विद मल्टीपल कैश फ्लो। प्रेजेंट वैल्यू इज एन ओनली वे व्हेन मल्टीपल कैश फ्लो आर गिवन। जब मल्टीपल कैश फ्लो गिवन है ना, तो प्रेजेंट वैल्यू एक बेस्ट मेथड होता है किसी भी प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करने के लिए या प्रोजेक्ट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जानने के लिए। तो वो कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू फेल टू अप्रेजल लार्ज प्रोजेक्ट विद मल्टीपल कैश फ्लो। तो ये गलत लिखा हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू इज बेस्ट वे जब लार्ज मल्टीपल कैश फ्लो गिवन होते हैं, प्रेजेंट वैल्यू और IRR ये दोनों बेस्ट होते हैं, और वो एक ही तरीके होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क है। अली को 5 लाख फ्रॉम समी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years and 3 months आ रहा है। He paid 700,000 at the end of loan। ये 7 लाख क्या है, I है, A है। 7 लाख क्या है, इंटरेस्ट है या फ्यूचर वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू है। बस वो कभी एक्सेस गेन इस तरह के लफ्ज लिखता है, और एक बात याद रखना है, जब उसके P से वैल्यू कम होना वो I होता है, और P से ज्यादा होना तो उसकी फ्यूचर वैल्यू होती है, लेकिन P भी हो सकता है, I भी हो सकता है, बट मोस्टली क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू। तो ये आपको A गिवन है, A गिवन है, P भी गिवन है, और टाइम भी गिवन है, रेट फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 85, Saeed invest 400,000 for 10 years after which he received 900,000। ये भी रिपीटेड है, रिपीटेड हो गया। वो कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू आपने इंक्रीज करनी है, तो डिस्काउंट क्या करोगे, डाउनवर्ड। फिर इफ द डिस्काउंट इज 11%, ये भी रिपीटेड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% कंपाउंडेड मंथली परपेचुअली का आ गया। ये सवाल को याद आया। 3 मिलियन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया, यील्ड मिला 10% पहले साल, 12% दूसरे साल, 14% तीसरे साल। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर रिस्पेक्टिवली, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, द कंपनी वुड आल्सो रिकवर द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 years। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%, एनपीवी फाइंड करो। ये याद आया सवाल या नहीं? मैंने सवाल करवाया था कि आपको यानी 3 साल के रिटर्न और तीसरे साल बाद ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट भी, और हमने एनपीवी फाइंड करनी है। क्या किया था, 3 मिलियन का 10% लेंगे तो कितना आएगा, 0.3। 12% लेंगे तो 0.36, और 14% लेंगे तो 0.42। तो मैंने लिखा था 0.342 लिख दिया था। क्यों बोला, तीसरे साल के एंड पे ओरिजिनल पैसे भी वापस मिलने हैं, ये लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है तीसरे साल जो हमें पैसे मिलने हैं वो 14% भी मिलना है और 3 मिलियन भी मिलने। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, अलग अलग करके लिख लेते हैं। इसके ऊपर किस पे डिवाइड करूंगा, 1 प्लस 0.08 की पावर 1 प्लस 1.08 की पावर 2 प्लस 1.08 की पावर -3। एनपीवी फाइंड करना है ना। आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो तो 3 मिलियन है और ये सारे इनफ्लो हैं, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर आएगा 0.301326, क्योंकि मिलियन में हल कर रहे हो तो उसको मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपका। याद आ गया सवाल? अच्छा, ये सवाल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फहद इज रिसीविंग इंटरेस्ट फ्रॉम डॉलर एट द रेट ऑफ 16% सेमी एनुअली। फहद को डॉलर बैंक से ना 16% इंटरेस्ट मिल रहा है सेमी एनुअली। अर्थ बैंक हैज इंट्रोड्यूस अ स्कीम बाय इंटरेस्ट वुड बिकम कंपाउंडेड मंथली बेसिस। The minimum rate of interest EBL should offer motivate Fahad to shift its investment। ये कौन सा सवाल है? फहद पैसे ले रहा है 16% सेमी एनुअली।
अर्थ बैंक कहता है मेरे पास आ जाओ, मैं आपको मंथली दूंगा। वो कहता है इफेक्टिव रेट वाला नहीं, इक्विवेलेंट रेट वाला है। पहले वो किस रेट पे ले रहा है पैसा? सेमी एनुअली 16%। वो मंथली में जाना चाहता है, वो कहता है मेरे पास आ जाओ, मैं मंथली दूंगा। तो कितना मिनिमम वो ऑफर करे कि हम शिफ्ट कर दें, तो मिनिमम उतना तो होना चाहिए फिर। तो हम सेमी एनुअली को मंथली में कन्वर्ट कर देखेंगे। वो कौन सा दे रहा था? सेमी एनुअली। हम देखेंगे सेमी एनुअली मंथली में होता तो कितना होता। इफेक्टिव रेट वाला नहीं है। सवाल आप समझ लग गया? तो क्या करना है, सेमी एनुअल को 1 + 0.16 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 को कन्वर्ट कर देंगे 1 + x/12 की पावर 12 में। यहां से हमें पता चल जाता कि वो किस रेट पे हमें वो ऑफर करेगा, मिनिमम कितना ऑफर करेगा कि हम वहां शिफ्ट हो जाए। सवाल समझ लग गया ना? आगे चलते हैं। आंसर किसी का हो भी सकता है, किसी का आगे पीछे हो जाता है, आंसर की टेंशन नहीं लेते। हाँ जी, फिर रिपीटेड क्वेश्चन। जाहिद वांट्स टू सेव मनी 10 years। उसके पास 2 लाख रुपए अभी है और 20,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर और 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्या करेंगे? एनुटी के जरिए भी एस, कंपाउंड के जरिए भी एस, दोनों एस फाइंड करके प्लस कर लेंगे। रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड है। ये एग्जैक्ट अपनी ऑप्शन के साथ आ गया। गवर्नमेंट ने 5 साल के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड इशू किया, ऑन मेच्योरिटी ही विल गेट 300,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। कहता है परचेजिंग बॉन्ड इज वर्थफुल आर नॉट। सबसे क्या कहता है? यस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 300,000 इज मोर देन प्रेजेंट वैल्यू मोर देन 200,000। ये बात ठीक है। यही तो हमने देखा था कि या तो 3 लाख को ये हमारा इनफ्लो है, ये हमारा आउटफ्लो है। इसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर ज्यादा है तो वर्थफुल है, और अगर इसकी फ्यूचर वैल्यू ज्यादा है तो वर्थफुल है। समझ गए थे ना कि अगर इसकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है तो वर्थफुल है। मतलब इनफ्लो ज्यादा आना चाहिए, चाहे 1 पे हो, चाहे 0 पे हो, चाहे 3 पे हो। तो वो कहता है यस, एज अ प्रेजेंट वैल्यू 300 इज लेस। तो आंसर कौन सा बनेगा? अल्फा। आपका इनफ्लो चाहे आप फ्यूचर वैल्यू के साथ टेस्ट करें या प्रेजेंट वैल्यू में, फ्यूचर इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू ज्यादा हो तो वर्थफुल है, वरना नहीं। हाँ जी, करीम ने इन्वेस्ट की एवरी ईयर्स 3 साल के लिए 10% कंपाउंडेड एनुअली। ये तो हो जाएगा, सिंपल है, पता चल गया ना। एस फाइंड करना है तो आप जाओ। नहीं ना, तो अगर आप लोग खुद कर लोगे ना, तो मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि टाइम थोड़ा सा, क्योंकि आगे है तो 2-3 सवाल ही। 2-3 से मुराद है करने वाले 2-3 नहीं। मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा अगर आपको टेंशन हो रही है ना। मैंने इसलिए तो बाकी लोगों को भी तो रिकॉर्डिंग में वाकई शेयर कर दूंगा, लेकिन थोड़ा लेट करूंगा ताकि उनको थोड़ा एहसास हो जो चले गए। पहले मिनटें करेंगे फिर रिकॉर्डिंग शेयर। वो ना इंट्रो वालों ने छुट्टी की, संडे वाले दिन क्लास रखी थी। संडे वाले में जब स्पेशल क्लास रखते हैं तो सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस टीचर कर रहा होता है। आप तो छठे चार्ट हो, बस उठ के आना ही होता है। सबसे ज्यादा हमारे लिए मसला होता है बच्चों को, क्योंकि संडे का दिन ही तो होता है उनको देने के। तो वो दिन भी अगर हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, तो आप लोगों के लिए तो छुट्टी अलाउ नहीं होती। तो उन्होंने छुट्टी कर ली, हफ्ता 1.5 हो गया, मिनटें कर रहे हैं कि सर वो लेक्चर पे, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। मतलब वो प्रॉपर वो आई कैप का सॉफ्टवेयर में सवाल हल करवाया था कि आई कैप का सॉफ्टवेयर में किस तरह से हल करना। आपको भी करवाऊंगा, आपका पूरा मॉक मैंने आई कैप के सॉफ्टवेयर पे हल करना है, आई कैप के सॉफ्टवेयर में आपने किस तरह से डील करना। तो इसलिए भेज दूंगा लेक्चर। चलिए 95 ये रिपीटेड है क्वेश्चन, ये भी इसका जवाब भी हमने देखा था। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% कंपाउंडेड मंथली, परपेचुटी वाला हो गया। सईद इन्वेस्टेड 400,000 फॉर 10 years, ये भी रिपीटेड है। हाउ मच वुड कामरा नीड्स टू इन्वेस्ट नाउ इन ऑर्डर टू हैव 10 million आफ्टर 10 years। रेट है, बताओ पर एनुटी ड्यू है या ऑर्डर। ध्यान से पढ़ के बताना है। मैं थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा नजर अब ठीक है, बताएं ये सवाल किससे करोगे? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है, क्योंकि आप वो कहते हैं हाउ मच वुड कामरा नीड्स टू इन्वेस्ट नाउ, पी फाइंड करना है
10 मिलियन उसको चाहिए 10 साल बाद, और एक ही अमाउंट चाहिए, सीरीज ऑफ इंस्टॉलमेंट नहीं चाहिए। तो ये क्या आ गया, एस पी फाइंड करना है, एस गिवन है, और 7.2% रेट है क्वार्टरली। सर जी ये आगे जाओ। जाओ। हाँ जी 99। If the rate of interest is 9% per annum compounded monthly, perpetuity find करना है, हो जाएगा। Fraz borrowed 100,000 at simple interest 8% per annum. At the end of the loan period, repaid one this. Period of loan was. Time find करना है। A bank is planning to offer a unique product for its customer would pay 250,000 per annum for an, ये है वो perpetuity का सवाल, deferred perpetuity का। देखिए जरा, per annum for an indefinite period, ये क्या हो गया, आज एनुटी स्टार्ट कहां से हो रही है, commencing from the end of 6 year. How much should the bank ask us to pay now? कितने वो पैसे आज जमा करने के लिए कह दे। आज का मतलब क्या हुआ, P। तो P का फॉर्मूला किस तरह से फाइंड करते हैं, R इंटू आई इंटू 1 प्लस आई की पावर n माइनस, यही फार्मूला पढ़ा है ना। जब आपका इंडेफिनेट पीरियड के लिए परपेचुटी बाद में स्टार्ट हो, छठे साल से परपेचुटी स्टार्ट हो रही, तो फार्मूला क्या लगेगा, होता नहीं है इसमें, होता ही नहीं है, डेफर्ड में नहीं होता। अगर होगा तो एम एन वही आई ओवर एम एम एन। कितना आंसर आ गया, 250,000 है, डिवाइडेड बाय 0.05 इंटू 1 प्लस 0.05 की पावर 5। देख ले अपना आंसर, 391 ये आपका वो IRR वाला सवाल है, ये हो जाएगा। अच्छा इस सवाल के अंदर ना एक वैल्यू मिसिंग है, उसको सही कर लें, या मैंने कर दी है सही, हाँ कर दी है। तो इसमें अगर आपका आंसर मैच ना भी कर लो तो परेशान नहीं होना, क्योंकि वैल्यू ना मैंने अमेंड की है, तो हो सकता है आंसर मैच कर दे, हो सकता है ये वही वाला है जिस रेट के ऊपर दोनों के रेट बराबर आते हैं। वो जब माइनस करके 6 लाख 3 साल 9 महीनों के लिए, ये क्या चीज है, 3 लाख इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट है, किसको, आपको चले जाओ या उनको बुला लो इधर, उन्हें थोड़ा क्यों पढ़ाएं हैं? अच्छा ये पढ़ के जाओ, which of the following statements regarding annuity is correct? It is impossible to find the present value of the perpetuity. होती present value. It is impossible to find the present value of, ये तो लिख दे, perpetuity factor is a square of the cost of capital. ये तो कहीं नहीं पढ़ा। An annuity might be assumed when a constant annual cash flow is expected to a certain time period. ये सही है, क्योंकि एनुटी एक कांस्टेंट टाइम सर्टेन पीरियड होता है और परपेचुटी में सर्टेन पीरियड नहीं होता। रजिया प्लान टू इन्वेस्ट 900,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, कंपाउंडेड एनुअली है, एनुअली ड्यू के साथ क्या फाइंड कर लेना है, एस। Harun is borrowed X amount 10% semi-annually. It does not return the amount. In mean the amount of years owed to 2x. क्या फाइंड करना, टाइम। कहते हैं x कितने सालों में बाद 2x हो जाएगा, when how many years amount is double itself. वो तरीकाकार उसका स्टाइल चेंज है। हाँ जी ये भी रिपीटेड है, 10% प्रेजेंट वैल्यू 5 years. Suman borrowed 900,000 simple interest. At the end of the loan she repaid this. Period of loan P A I. अब ये सवाल आपने दोबारा पहचाना, वो कहता है SBL में आप खा रहे हो इंटरेस्ट 12% के हिसाब से सेमी एनुअली। मूर लिमिटेड ने कहा कि मैं आपको कंपाउंडेड मंथली देता हूं, वो कितना रेट ऑफर करे कि आप उधर शिफ्ट हो जाओ, तो क्या है, समझ लग रही है या मैं पढ़ी जा रहा हूँ, नींद आ रही है? हाँ अगर वो कहता है ना कि कौन आपको बेस्ट ऑफर करेगा, फिर दोनों के रेट बताए होते, इसमें एक रेट बताया हुआ है
दूसरा रेट ये भी एक निशानी है बंदे को, इफेक्टिव होता है। फिर हाँ दोनों रेट हो तो फिर इफेक्टिव होता बैंक सी ज्यादा है यहाँ पर। है। ये तो वही रिपीटेड क्वेश्चन। अब बैंक इज प्लानिंग टू यूनिक प्रोडक्ट्स, ये भी वही है, ये 7 साल बाद है, ये भी जो हमने किया परपेचुटी का सवाल। अब क्या आएगा, 5 लाख ओवर 0.07 इंटू 1 प्लस 0.07 की पावर 6, क्योंकि परपेचुटी कहां से स्टार्ट हो रही है, 7 साल से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 113. Abid is planning to invest in a scheme where he would be required to invest 120,000 at the start of this. Interest is annually. What is the receive at the end of S find करना है. Jameel invested 6 million in the real estate. रिटर्न कितना मिल रहा है उसको, 8 मिलियन 4 साल बाद. इफेक्टिव एनुअल, इफेक्टिव का मतलब है कंपाउंडेड एनुअली. इफेक्टिव का इफेक्टिव रेट दिमाग में बंदे को कभी कभी ये भी आ जाता है कि शायद इफेक्टिव रेट हमेशा वही होता है. इफेक्टिव रेट वो रेट होता है कि जिसको हम कंपाउंडेड एनुअली कहते हैं. एक दफा पेपर में सवाल आ गया था, उसने ना 3 रेट बता दिए, कहते उसका इफेक्टिव रेट फाइंड करें. 3 रेट, 8%, सपोज 12% और 18%. कहता है इसका इफेक्टिव रेट फाइंड करें. अब सारे लोग सर पकड़ के बैठ गए, इसका इफेक्टिव रेट कैसे फाइंड करें. पता है इसका इफेक्टिव रेट कैसे आएगा, ज्योमेट्रिक मीन इसका फाइंड करना है. ज्योमेट्रिक मीन इज एन एवरेज रेट, और जब परसेंटेज में डाटा होता है ना, तो पर ईयर रेट फाइंड करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन इस्तेमाल करते हैं. हाँ, वो 1.08 और 1.12 फिर -1 भी करना है. तो ये मेरे ख्याल में मैंने असाइनमेंट में सवाल ऐड किया हुआ है. आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट अभी नहीं की, उसके अंदर ये सवाल है. एवरेज रेट या एवरेज रेट फाइंड करना हो या इफेक्टिव रेट फाइंड करो, एक से ज्यादा रेट का एक ही रेट फाइंड करना है ना, तो एवरेज रेट है, और रेट्स की एवरेज ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करता है. 108% डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐड करके 100 अंडर रूट लेने से. हाँ, और -1 भी एंड पे करना है. तो उसने पूछा वो क्या था क्वेश्चन, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो सारे लोग फाइनेंस के साथ करते रह गए. देखो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला, परसेंटेज में कैसे करते हो ज्योमेट्रिक मीन, कैसे अंडर रूट लेते हो. नहीं, ये मैं अगर मैं कहता हूं इन्हीं की, अगर आपने मुझे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हो. अच्छा 100 कर लेते हो, 100 करके फिर बाद में 100 माइनस कर देते हो, और 1 करोगे तो 1 माइनस कर दोगे. हाँ, तो 1.08 करोगे तो फिर 1 आपने ऐड किया एक्स्ट्रा, और 100 के साथ किया तो 100 फिर 100 माइनस करते हो. हाँ जी, सुमन बोरोड ये हो गया. डिस्काउंट रेट 10% है, ये भी रिपीटेड है. इफेक्टिव रेट, अच्छा ये मुझे इसका आंसर बता दो, फिर मैं आगे चलते हैं. इसका आंसर बता दो, कैलकुलेटर आपके पास है ना. 8% ही है. हाँ, तो कर दो, आंसर दो जल्दी से. मुझे इसका आंसर बता दो, इस स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर बता दो. और पेपर में जो बंदा 48 49 पे फेल होता है ना, उनकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ. वहां पर ना जल्दी में जो सवाल बंदा कर जाता है ना, कैलकुलेटर में पुट करते हुए, तो गलती हो जाती है. कितना आंसर आ रहा है. सर इफेक्टिव रेट उन्होंने बताया हुआ है, ये इफेक्टिव रेट बताया हुआ है, मंथली फाइंड करना है. ई गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर. क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव एनुअल रेट इज दिस, कंपाउंडेड मंथली इज. तो कंपाउंडेड मंथली क्या होगा, मतलब एक रेट दूसरे रेट में कन्वर्ट करना है. आप नॉमिनल में जाना है, तो सिंपल भी आप बगैर इफेक्टिव रेट से भी हम वैसे भी तो कर सकते हैं ना. 1.008 गिवन है, और फाइंड क्या करना है, 1 प्लस x ओवर 12 की पावर 12. ठीक होगी बात. तो इसे सॉल्व फॉर x करेंगे, आंसर आ जाएगा. परपेचुटी वाला सवाल है अगला जी. ये वही वाला सवाल है, इसमें भी आपका आंसर मैच करे ना करे इसमें परेशान नहीं होना, तरीका बस वही होना चाहिए. हनीफ borrowed 800,000 from Rehan 4 year 5 months simple interest 6 feet in excess इंटरेस्ट हो गया. बाकी तो रेट ही फाइंड करना है. ये भी वही रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड है. चलें जी, आपका हो गया काम तमाम. फाइनेंस के यही सवाल थे. अब हमें फाइनेंस के कोई 10-12 और सवाल करने पड़ेंगे, वो मिक्स असाइनमेंट के साथ. नहीं, कल मैं प्लान करके आऊंगा कि कल मैंने करवाना क्या. कल हो सकता है हम